जाने वाले एक मिलिट्री बंदे की लेगेसी जो है, तो उसकी वजह से अभी तक वो जो है साए अभी भी मंडा रहे हैं। जिस तरीके से हमें धड़ाम से नीचे गिराया गया है, मेरे लिए तो वो सदमा से सबसे बड़ा कारी सदमा था ये इस दफा जो कुछ हुआ, कि हमें गिराकर ऐसा एक हमारे लिए मुकाम पैदा कर दिया गया है जब हमें अभी पता भी नहीं कि हमारा मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है। ये कैरोसेल था सियासत का, जो कि ये फौज खिलवाड़ कर रही थी सियासतदानों के साथ। कौम ने मिलकर अपना अपना खून देकर कौम ने एक फौज को मजबूत किया। 3 सर्विसेज चीफ आए हैं जिन्होंने मुल्क की फौज का जो तासर है, जो इमेज है, वो आसमान से जमीन पर पटक के रख दिया। ये जो 3 जो आए थे कि ये स्टेटस को की पावर के साथ मिल चुके हैं, और ये स्टेटस को इस मुल्क को कभी बदलने नहीं देंगे। फौज का जो यानी कॉरपोरेट जो बिजनेस है, वो ज्यादा हावी हो गया है। फौज की अपनी जो रोल है उसमें कमी आ गई है, और ज्यादा अब कॉरपोरेट सेक्टर की बातें आ गई हैं, पैसा बनाने की बातें आ गई हैं। उस वक्त हमें जरूरत थी, पाकिस्तान के वजूद को खतरा था, अब कोई खतरा नहीं है। तो पाकिस्तान की फौज का जो साइज है, सौरभ, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली ये चाहता हूं कि फौज का साइज आधा कम किया जाए। जिस वक्त तुमने नवाज शरीफ को ये कहना है कि तुम्हारी फौज ने ये कर दिया है, तो देखना कि वहां शमशाद इज नॉट इन द ईयर शॉट, कि शमशाद कहीं कान ना वहां ना बैठा हो। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सियासत डोर पी के देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी शमशाद अहमद खान साहब ने एक दफा फिर वक्त दिया है। शमशाद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत शुक्रिया, आपने एक दफा फिर वक्त दिया। तो शमशाद साहब, शुक्रिया। सबसे पहले बराए मेहरबानी ये बताएं कि आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, ये 1971 से बदतर हैं। यानी उस वक्त पाकिस्तान टूट गया था, लेकिन आपने बयान किया है कि ये वाले हालात उससे भी ज्यादा खराब है। जी, क्योंकि मैंने वो हालात अपनी आंखों से देखे हुए हैं, और आज जिन हालात से मैं गुजर रहा हूँ ये भी मैं खुद देख रहा हूँ। तो मैं बराह रास्त मुकाबला कर सकता हूँ वक्त का। उस वक्त मुझे इतना याद है कि मैं उस वक्त मगरबी अफ्रीका में एक मुल्क है सेनेगाल, वहां पर सर्व कर रहा था। और 1970 में बल्कि, तो मैं वहां छुट्टी लेकर, क्योंकि मैं जमहूरियत का बड़ा शदाई था, और 70 के इलेक्शन होने जा रहे थे, तो मैं छुट्टी लेकर अफ्रीका से लाहौर आया था कि मैं इलेक्शनों में वोट डालूंगा। तो मैं वोट डालने के लिए आया था, और वोट डाला। तो 2-3 दिन के बाद मैं फॉरेन ऑफिस गया, और वहां से मुझे डिस्क्रीटली बताया गया कि मैं जल्दी अपने मिशन वापस चला जाऊं, क्योंकि हालात इलेक्शनों के फौरी बाद खराब होने शुरू हो गए थे। हालांकि वो इलेक्शन हमारी तारीख का फेयर और फ्री तरीन इलेक्शन था। और उस इलेक्शन के बाद तो असूलन तो हमें बहुत खुशियां होनी चाहिए थी, लेकिन फिर 1 साल के अंदर अंदर मुल्क टूट गया, क्योंकि जो इलेक्शन में जो वर्डिक्ट अवाम ने दिया था, उस वर्डिक्ट को न हमारे हुक्मरानों ने कबूल किया, और न सियासतदानों ने कबूल किया। और आज और हुक्मरानों से मुराद उस वक्त हुक्मरान तो फौज थी, जनरल याहिया खान थे। और उसने इलेक्शन तो बहुत फ्री और फेयर इलेक्शन करवाए थे, मेरा ख्याल है उसके बाद कभी भी फ्री फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। अगरचे उसकी भी, उस इलेक्शन की भी कुछ मिसालें अब किताबों से पता चलता है कि उस वक्त भी कोशिश की जा गई थी, कि बल्कि बताया एक किताब में तो ये भी दर्ज है कि पता नहीं कितने मिलियन रुपीस ढाका में बैठ के एक हमारे फौजी अफसर, मिलिट्री इंटेलिजेंस के फौजी अफसर ने वहां पर ढाका के पर्ल, वो इंटरकॉन्टिनेंटल होटल था, वहां पर कहा था कि हम इतने परसेंट अवामी लीग को वोट मिलेंगे और इतने नहीं मिलेंगे। लेकिन वो सब चीजें गलत साबित हुई। अवाम ने सबका वर्डिक्ट जो है अपना जारी कर दिया था, और वो वर्डिक्ट वो था जो अवाम चाहते थे। और जाहिर है कि मशरकी पाकिस्तान के अवाम अक्सरियत थी, और उन्होंने अपना फैसला सुना दिया था। और जो मुजीबुर रहमान जीता, लेकिन फिर हमारा जो एक सियासतदान था जिसका नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, उसको वो वर्डिक्ट में कबूल नहीं था, और वो फिर
उस फौरी इंतखाबात के बाद फिर फौज के साथ मिलकर उसने जो कुछ ड्रामा और जो रचाया गया, तो उसका नतीजा हमने देख लिया था। तो उस वक्त तो ये था कि एक फर्द शामिल था, सियासतदान शामिल था, और एक फौज का डिक्टेटर शामिल था, और आधा मुल्क गंवाया। लेकिन जो इस दफा हुआ है, मैं इस वजह से देख रहा हूं कि इस दफा हमारा मुल्क एक न्यूक्लियर ताकत बन चुका था, दुनिया की 7वीं बड़ी ताकत बन चुका था, और हमें हमेशा फख्र होता था अपनी फौज पर, अपनी ताकत पर, अपनी जो आलमी मुकाम जो हमने दिलाया इन सारे सालों में पाकिस्तान को, यूनाइटेड नेशंस में, हर जगह, हर तरीके से हमने कम से कम सिफारतकारी के जरिए से हर तरीके से पाकिस्तान को एक बहुत स्टेचर दिलाया था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हमें धड़ाम से नीचे गिराया गया है, मेरे लिए तो वो सदमा से सबसे बड़ा कारी सदमा था ये इस दफा जो कुछ हुआ, कि हमें गिराकर ऐसा एक हमारे लिए मुकाम पैदा कर दिया गया है, जब हमें अभी पता भी नहीं कि हमारा मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है। क्या हम आज़ाद रियासत रहेंगे, क्या हम 4 इकाइयों में बट जाएंगे, क्योंकि 4 इकाइयों में तो हमने खुद अपने आप को बांट लिया हुआ है। मैं बता दूं कि मैं जब अपनी फैमिली के साथ, मैं तो बच्चा था बिल्कुल जब पाकिस्तान आया था, तो उस वक्त तो हम सब लोग, मेरी माँ को तो उस वक्त ये ऑप्शन थी, जब हम रास्ते में थे, रेफ्यूजी कैंप में थे, हमने अभी पाकिस्तान की तरफ सफर शुरू किया था, तो मेरे मामू थे जो कि उस वक्त ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे, मेजर थे, तो उन्होंने एक फौजी कॉन्वॉय भेजा था हमें, मेरी माँ को लेने के लिए, कि तुम आ जाओ, क्योंकि जिस जगह वो मेरे मामू रहते थे वो वहां पे मुसलमानों की रियासत थी, और कोई डिस्टरबेंस नहीं हुई, और वहां पे कोई डिसलोकेशन नहीं हो रही थी। मगर मेरी माँ ने, रेफ्यूजी कैंप से मेरी माँ ने कहा कि नहीं, मैंने पाकिस्तान जाना है, मैंने कायदे आजम के पाकिस्तान जाना है, मैंने अल्लामा इकबाल के पाकिस्तान जाना है। और हम सब लोग उसी पाकिस्तान की तरफ आए। और हम जब यहाँ लाहौर पहुंचे थे, तो मुझे अब तक याद है, मैं बच्चा था, मैं 5-6 साल का था, लेकिन वो यादें मेरे दिमाग में, जहन में सीर कर चुकी हैं। मैं आज तक नहीं भूलता, जब भी यहाँ कभी भी लाहौर में या इस्लामाबाद में कभी यौम शुहदा के हवाले से पुरानी वो फिल्में दिखाई जाती हैं, ट्रेनें भरकर रिफ्यूजी की आती हैं, तो मुझे आंखों से मेरे आंसू जारी हो जाते थे। मैं देखा करता था कि हम भी इसी तरीके से पाकिस्तान जब पहुंचे थे, तो अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के अलावा और कोई आवाज नहीं आ रही थी। खुशी के लोगों की आंखों में आंसू थे, कुछ भी नहीं था। हम सब लोग हर चीज लुटा कर आए थे, अपनी आबा अजदाद की हजारों साल पुरानी जो शनाख्त थी, हम वो भी छोड़कर आए थे, क्योंकि हमें पाकिस्तान कायदे आजम ने एक नया मुल्क देकर दिया था, आजाद मुल्क लेकर दिया था। लेकिन मैं, अब मुझे 75 साल हो गए हैं सौराब, मैं आज भी उसी पाकिस्तान की तलाश में हूँ। वो पाकिस्तान जिसके तसव्वुर के साथ अल्लामा इकबाल ने बर्र-ए-सगीर के मुसलमानों के जहनों में एक आज़ाद, खुद मुख्तार और खुददार कौमियत का शऊर पैदा किया था, और जिसके तसव्वुर के साथ कायदे आजम ने एक मुसलमानों के लिए, बर्र-ए-सगीर के मुसलमानों के लिए एक आज़ाद, खुद मुख्तार और जमहूरी ममलिकत के ख्वाब को हकीकत में बदला था। मैं आज भी उस पाकिस्तान की तलाश में हूँ, लेकिन मुझे वो पाकिस्तान नहीं नजर आ रहा, मुझे मुल्क 4 इकाइयों में बटा नजर आ रहा है। यानी मुझे पाकिस्तान सिर्फ सिवाय जब क्रिकेट का मैच होता है, सिवाय उस वक्त के, कभी पाकिस्तान का नाम मैंने नहीं सुना। इसी खुददारी की बात तो इमरान खान भी करता रहा है, और फिर 3.5 साल बाद इमरान खान के खिलाफ सर रिजीम चेंज की गई पाकिस्तान में, और आज उस वक्त के मिलिट्री चीफ जनरल बाजवा साहब एक कॉलम लिखवाते हैं और कहते हैं कि इमरान खान इस मुल्क के लिए ठीक नहीं थे, बल्कि ये लोग इस मुल्क के लिए खतरा थे। उसे आप कैसे देखते? देखिए, मैं शुरू से, जब से मैं देख रहा हूँ सियासतदानों को, और मैं फौज को मैं ब्लेम इस वजह से नहीं करता था, फौज को मैंने हमेशा, फौज को मैं अपने मुल्क का फख्र और मुल्क की आज़ादी का एक एक की अलामत समझा है। और आज भी मुझे यकीन है कि फौज जो है वो अवाम को और इस कौम का जो ख्वाब है उसको इस तरीके से मायूस नहीं कर होने देगी, मुझे यकीन है। लेकिन मैं अभी कह नहीं सकता, क्योंकि अभी फिलहाल वो जो उसकी लेगेसी है, जो जाने वाले एक मिलिट्री बंदे की लेगेसी जो है,
तो उसकी वजह से अभी तक वो जो है साए अभी भी मंडरा रहे हैं। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि मुझे पता है, मैं बहुत अरसे से मैंने सब सियासतदानों, मैंने देखे अयूब खान से काम शुरू किया था अपनी जिंदगी। मैंने अपनी पब्लिक सर्विस जो है वो अयूब खान के वक्त में शुरू की थी। 1962 में मैंने एमए करके मैंने उस वक्त से पब्लिक सर्विस अपनी शुरू की है। मैंने पढ़ाना शुरू किया था गवर्नमेंट कॉलेज में। उसके बाद फिर मैं दूसरी मुलाजमत में आया, फिर मैं सर्विस में फॉरेन सर्विस में आया। तो मैं मुख्तलिफ अयूब के साथ काम किया, यहिया के साथ काम किया मैंने। फिर उसके बाद यहिया के जाने के बाद भुट्टो के साथ काम किया। भुट्टो के जाने के बाद फिर मैंने ज़ियाउल हक के साथ काम किया। ज़ियाउल हक के जाने के बाद और जुनेजो भी उस वक्त थे, उसके साथ भी मैंने काम किया। और जुनेजो के बाद फिर बेनज़ीर भुट्टो आई। आना था नवाज शरीफ ने, क्योंकि अगर ज़िया जिंदा रहता तो बेनज़ीर कभी ना आती। तो वो फिर मैंने शायद पता नहीं आपके पिछले प्रोग्राम में बताया था कि अमरीकनों ने बेनज़ीर को लाए थे। तो बेनज़ीर के बाद फिर मैं नवाज शरीफ और बेनज़ीर और नवाज शरीफ, ये 4 दफा फिर ये एक वो कहते हैं ना कि दिहाई थी जो 90 की दिहाई, ये कैरोसेल था सियासत का, जो कि ये फौज खिलवाड़ कर रही थी सियासतदानों के साथ और सियासतदान फौज के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। तो ये सिलसिला चलता रहा। तो इस नतीजे पर मैं पहुंच गया था मुशर्रफ के बाद। और मुशर्रफ के बाद फिर पहली मरतबा मैं निकला जमहूरियत के लिए। फिर क्योंकि पहले मैंने जब इलेक्शन देखा था 70 का, उसके बाद मैंने किसी इलेक्शन में फिर वोट नहीं डाला था जब एक मुल्क टूट गया था। लेकिन जब फिर जिसके बाद मुशर्रफ के बाद फिर मैं जब मुशर्रफ ने वो अदलिया को तोड़ा था, उस वक्त मैं निकला था मुशर्रफ के खिलाफ। लेकिन वो ठीक है, उम्मीद थी कि अदलिया भी अब अच्छी आ जाएगी। लेकिन बदकिस्मती, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि वो जो अदलिया हमने जो रिस्टोर करवाई थी, वो अदलिया फिर वो अदलिया नहीं रही है। और ना फिर वो फौज रही है। मुशर्रफ के बाद जो फौज आई है, 3 सर्विसेज चीफ आए हैं जिन्होंने मुल्क की फौज का जो तासर है, जो इमेज है, वो आसमान से जमीन पर पटक के रख दिया है। यानी वो शुरू होता है जनरल क्यानी से, जनरल क्यानी के बाद फिर जनरल रहील, वो जो जनरल रहील जो जाके सऊदियों की मुलाजमत करके बैठ गया है। और उसके बाद फिर जनरल राहील के बाद ये दूसरे जो थे जनरल बाजवा। तो मैं हमेशा ये कहा करता था कि ये जो स्टेटस को की पावर्स हैं, और ये जो 3 जो आए थे कि ये स्टेटस को की पावर के साथ मिल चुके हैं। और ये स्टेटस को इस मुल्क को कभी बदलने नहीं देंगे। कोई भी ताकत बदलने की कोशिश करेगी तो वो ये स्टेटस को की जड़ें इतनी गहरी हैं कि बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जब ये इमरान खान मैं कभी भी नहीं जब मिला इमरान खान से, मैं आपको बताऊं कि मैं तो कभी इसको जानता नहीं, लेकिन सिर्फ 2011 में जब मैंने देखा कि ये किस किस्म की चीज आया है, तो मैंने उसी वक्त ये सोच लिया कि ये एक शख्सियत नहीं है, ये एक फर्द नहीं है, ये एक सोच आई है नई। तो फिर मैंने उस सोच की जो है ना सताइश शुरू की, उसको देखना किया, उसको परखना शुरू किया। और इस सोच से मुझे अंदाजा हुआ कि अब मुल्क के दिन बदल जाएंगे, क्योंकि इस मुल्क को अभी तक रूल ऑफ लॉ कभी नसीब नहीं हुआ। रूल ऑफ लॉ कभी आने नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ पहले दिन से ही एक गरीब अवाम एक तरफ, और दूसरी तरफ एक ताकतवर फौज, और दूसरी तरफ तीसरी तरफ एक अहल नाअहल जाहल सियासतदान थे। ये 3 पार्टीज रही हैं इस मुल्क को, जिन्होंने इस मुल्क को आगे कभी नहीं बढ़ने दिया। एक तरफ गरीब अवाम, दूसरी तरफ जाहल सियासतदान, और तीसरी तरफ खुद गर्ज, मैं उसको कहता हूं, अब जितने फौजी हुक्मरान थे उन्होंने आकर, क्योंकि ज़ियाउल हक तक बिल्कुल फौज ने अपना किरदार, तारीखी किरदार अदा किया है। अयूब ने अपना किरदार अदा किया है। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान को हिंदुस्तान से आजाद होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग फौज की जरूरत थी, और कौम ने मिलकर अपना अपना खून देकर कौम ने एक फौज को मजबूत किया। यानी कभी भी फौज की तरफ से कोई फरमाइश भी की गई हो, उसको हमेशा पूरा किया जाता रहा। हमने अपने भूखे रहकर इस कौम ने फौज की हर तरह से पजीराई की, और हमने मजबूत कर दिया, और हो गया। और मैं जाती तौर पर, मुझे हमेशा फख्र रहा है, बल्कि मुझे, मैं बताऊं कि कारगिल का जब सानहा हुआ था, जब हम ये नवाज शरीफ हमें ले गया उधर क्लिंटन के साथ मिलने के लिए,
तो क्लिंटन के साथ जब मुलाकात होनी थी सुबह को, तो क्लिंटन को उसके एडवाइजर्स ने अपनी किताबों में बाद में लिखा है कि हमने जब क्लिंटन जा रहा था तो उसको कहना था कि देखो, जिस वक्त तुमने नवाज शरीफ को ये कहना है कि तुम्हारी फौज ने ये कर दिया है, तो देखना कि वहां शमशाद इज नॉट इन द ईयर शॉट, कि शमशाद कहीं कान ना वहां ना बैठा हो, शमशाद को निकालना है तुमने। तो मैं हुआ वही कि जब क्लिंटन के साथ मीटिंग होती है, जो प्रिलिमिनरीज होते हैं, उसके बाद फिर क्लिंटन कहता है कि अब 1-on-1 हो जाए। तो वो फिर 1-on-1 सब उठ गए। तो वो उस क्लिंटन का साथी जो था ब्रूस राइडल, वो बैठा रहा। मैंने कहा अगर ये बैठा है तो मैं भी बैठा रहा। तो इवेंचुअली क्लिंटन हैड टू पर्सनली आस्क नवाज शरीफ कि मेरा ख्याल है हम 1-on-1 नहीं है। यानी मैं समझ गया कि ये चाहता है कि मैं उठ जाऊं, तो मुझे उठाया गया। और मेरे बाद फिर उसने जो बातें कही, वो तारीख को पता है, सबको पता है क्या हुआ। मैं कहना ये चाहता हूं कि मैंने हमेशा फौज के साथ अपनी वाबस्तगी जो थी, ज़हनी वाबस्तगी, उसको अपना फख्र समझा था, क्योंकि मैं फौज को पाकिस्तान की जिंदगी, आज़ादी का एक सिंबल समझता था, एक अलामत समझता था। लेकिन जो कुछ ये अभी हुआ है, जो कुछ ये, कारगिल भी बड़ी गलती हुई थी, लेकिन कारगिल चलो हमने कोशिश करके खत्म करवा दी थी। उसके बाद जो कुछ हुआ है पाकिस्तान के साथ, ये कभी नहीं, ये वो स्टेटस को के साथ मिलकर अब ये हो गया है कि फौज का जो यानी कॉरपोरेट जो बिजनेस है, वो ज्यादा हावी हो गया है। फौज की अपनी जो रोल है उसमें कमी आ गई है, और ज्यादा कॉरपोरेट सेक्टर की बातें आ गई हैं, पैसा बनाने की बातें आ गई हैं। तो अगर ये बातें हैं तो फिर फौज का हमें एक रोल भी बदलना पड़ेगा। फौज को बाकायदा एक, फौज ने बड़े अच्छे काम किए हैं सराब। मैं आपको बता दूं कि कुछ भी हो, जितने मसलन डीएचएस हैं, बहुत लोग डीएचएस के खिलाफ बातें करते हैं। मैं समझता हूं जिस किस्म के डीएचएस पाकिस्तान में बने हैं, इस किस्म के रिहायशी इलाके दुनिया के किसी मुल्क में नहीं बने। तो मैं कहता हूं कि फौज अच्छे काम कर सकती है। इसी तरह फौज के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, गैरिजन एकेडमीज हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, ये इस कौम की जरूरत है। मैं इसी तरह कहता हूं कि फौज ने अस्पताल अच्छे बनाए हैं, तो क्यों ना फौज को एक बाकायदा स्टेक होल्डर बना के बाकायदा हुकूमत के अंदर रोल दिया जाए कि भाई तुम अच्छे काम कर सकती हो। तो ये पीस अब जंग नहीं होगी कोई, ये मैं बता देता हूं, क्योंकि हमने एक ऐसी अहलियत हासिल कर ली है। अगर ये हमारे मौजूदा हुक्मरान इस अहलियत को बेच ना दे, नीलाम ना कर दे, वो तो इज्जत भी बेच देंगे। अमरीकनों ने तो इस हद तक हमें कह दिया था कि पाकिस्तानी तो अपनी माँ को भी बेच लेते हैं, खुदा ना करे। तो मैं ये कहता हूं कि कहीं हमारी न्यूक्लियर तवानाई को ना बेच दिया जाए, वरना इस कौम, इस मुल्क को कोई बड़ी से बड़ी ताकत भी अंडू नहीं कर सकती। ये हमारे कायद का फरमान था। कायद आजम ने कहा था कि दुनिया की कोई ताकत अंडू नहीं कर सकती। तो मकसद मेरा कहने का है, अभी भी वक्त है कि फौज अपने उस किरदार की तरफ आ जाए जिस किरदार का ख्वाब कायद आजम ने देखा था। और कायद आजम ने बिल्कुल वो किरदार नहीं कभी भी सोचा था हमारी फौज के लिए, जो हमारे फौज के लोगों ने कायद आजम के जाने के बाद अपने लिए मुंतखब किया कि सियासत ओथ में देख लीजिए, कायद आजम ने हमेशा कहा था कि फौज अपने ओथ की पासदारी करे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि सियासत में जो मुदाखलत है, उसकी वजह से फौज अपने असली किरदार से हटकर दूसरे किरदार की तरफ गई है। ठीक है, ये लोग अच्छे किरदार उधर कर सकते हैं, तो फिर ये बिजनेस की तरफ आ जाएं, तो उनको एक बाकायदा ऐसा कर दिया जाए। फौज हमारी अब चूंकि जंगे नहीं होगी, तो फौज का एक तो यह है मेरी ख्याल में कि वो साइज की जरूरत नहीं है। उस वक्त हमें जरूरत थी, पाकिस्तान के वजूद को खतरा था, अब कोई खतरा नहीं है। तो पाकिस्तान की फौज का जो साइज है, सौरभ, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली ये चाहता हूं कि फौज का साइज आधा कम किया जाए। जिस तरह पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जो है, वो एक हाथी जो होता है ना, खाम खा पैदा हुआ हुआ, वो काम नहीं कर सकती। इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी किसी मुल्क में नहीं। ये दुनिया की सबसे बड़ी ब्यूरोक्रेसी है पाकिस्तान की। तो हमारी ब्यूरोक्रेसी को आधा कम किया जाए, हमारी फौज को आधा कम किया जाए। अगर ये दो बातें अभी फौरी कर दें, तो अभी आपको ना आईएमएफ की जरूरत है, ना किसी मुल्क से कर्जों की जरूरत होगी। आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। और फौज का ये है कि फौज आपकी सेहत का काम आसान कर देगी, तालीम का आसान। ये फौज के पोर्टफोलियोज होने चाहिए आपकी हुकूमत में, कि वो एक यानी सिक्योरिटी का काम देखेगी,
उसके अलावा फिर वो अर्बनाइजेशन डीएचएस का देखे, सड़कें बनाना, डैम्स बनाना और तालीम का ख्याल रखना, हेल्थ करना, इसका बाकायदा एक पोर्टफोलियो देके काबीना में शामिल करके इनको प्राइम मिनिस्टर के तहत काम लिया जाए इनसे। ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, हमें फख्र रहेगा अगर ये कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे। ये इस तरीके से नहीं जो ये जो इंटरनल विंग के तौर पर जिस तरह अपने लोगों को मारना, कत्ल करना, अब ये काम खत्म कर देने चाहिए। ये पुराने वक्तों में होती थी बातें, 21वीं सदी में ये एक सिविलाइज्ड किसी भी सोसाइटी में इस किस्म की बातें नहीं चल सकती। अच्छा शमशाद साहब, एक और चीज ऐड कीजिएगा बराए मेहरबानी सर। जो आप चले ठीक है, आप अगर फौज के रोल के हवाले से बातचीत कर रहे हैं तो सर आजकल एक साफी के जरिए जो साबिक मिलिट्री चीफ सर कॉलम्स लिखवा रहे हैं और अपनी एक राय मुकम्मल तौर पर सामने रख रहे हैं, आप नहीं समझते कि सर ये तरीकाकार भी ठीक नहीं है? आपने एक रोल प्ले किया, यू डन विद द जॉब एंड दैट्स ऑल। छोड़िए सौरभ, मैं इस किस्म के सहाफियों को सहाफी नहीं समझता। वो बिल्कुल छोड़ दीजिए, मुझसे कुछ ना करवाइए। मैं पर्सनैलिटीज के बारे में बात नहीं करता। मुझे कई लोगों ने कहा कि ये पढ़ो, मैंने कहा मैं इस किस्म के सहाफी को मैंने कभी आज तक उसका नजर तक नहीं मारता। मैं उस सहाफी के कॉलम, वो कुछ भी लिखवा दे मैं नहीं पढ़ूंगा उसको, ठीक है ठीक क्योंकि है। कोई इज्जत नहीं है। मैं आपको बता दूं, कोई नहीं पढ़ता। कोई पाकिस्तानी सोच का बंदा इस किस्म के सहाफियों पर कभी तवज्जो नहीं देता। ये तो पैसे लेते हैं, बिजनेसमैनों से पैसे लेके कॉलम लिखा करते हैं। ये कौन लोग हैं? ये सहाफी हैं। ठीक है, अच्छा ये तो भी सहाफी कहना भी आप सहाफियों की बेइज्जती कर रहे हैं। बिल्कुल। चलें सर, आपका आपकी एक राय मौजूद है। अच्छा शमशाद साहब, ये बताइएगा सर, आईएमएफ का जो मिशन है तकरीबन 10 दिन वो पाकिस्तान में रहा, लेकिन सर अभी भी इनकंक्लूसिव रहा। को आईएमएफ का पाकिस्तान का कोई स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी नहीं हो सका, उसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई। और आईएमएफ का जो मिशन है वो ये कह रहा है कि हम वाशिंगटन में जाएंगे, वहां पर जाकर डिस्कस करेंगे और उसके बाद आकर हम ऑफिशियल एक स्टेटमेंट देंगे। इमरान खान ये कहते रहे कि अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज करवाई है, और नाउ जब पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है तो जरूरत है कि अमेरिका इंटरवीन करे और आईएमएफ से हमें किसी तरह से बेल आउट दिलवाए। इस सारी डेवलपमेंट को आप कैसे देख? मैं तो आईएमएफ के हामी कभी रहा नहीं, कभी भी। मैंने अभी भी कहा कि आप आईएमएफ पे कोई उम्मीद ना रखें। आईएमएफ से क्या मिल जाएगा आपको? 1 महीने का राशन मिल जाएगा। ये वो बिल्कुल वो बात है कि किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बीमारी का इलाज करने की बजाय वो जख्म पर सिर्फ एक मरहम, एक पट्टी लगा देगा, इलाज नहीं करता। तो आईएमएफ जो है वो आपको कर्जे देता रहेगा और आपको मकरूज रखेगा। ये जो कर्ज होते हैं, एड जो होती है या लोन जो होते हैं, ये सरमाया नहीं होते, ये कौमों को मदद नहीं करते, ये कौमों को मकरूज करके कंडीशनैलिटीज के अंदर फंसा देते हैं। तो मैं आईएमएफ का हामी नहीं, लेकिन बिल फर्ज ये अब करेंगे भी तो वो एक आर्जी चीज होगी। और उनके चूंकि पॉलिटिकल एजेंडा होता है, उसके तहत फैसले होते हैं। कोई वो मदद के लिए नहीं करते। वो हमारे जैसी कौमों को वो हमेशा वो देखते हैं किस तरीके से और फंसाना है। ये अमेरिका का ही सदर था, पहला जब सदर था जॉर्ज वॉशिंगटन जिसको कहते थे, 1796 में सौराब, वो कांग्रेस के फेयरवेल एड्रेस में, यानी वो उस 2 टर्म्स 3 टर्म्स उसने प्रेसिडेंट के तौर पर जब खत्म हुई, तो उसने अपनी फेयरवेल स्पीच में ये कहा था, नेशंस दैट लीव देमसेल्व्स एट द मर्सी ऑफ अदर पावर्स आर नो लॉन्गर सॉवरेन, and if they continue to seek disinterested powers from the same powers, they lose every freedom of action। तो हम तो ये कर बैठे हैं। तो आप किससे, ये अमेरिका के सदर से जिसने ये बातें अपनी कौम को बताई थी और उन्होंने अमल किया और एक सुपर पावर बन गए, और आप उससे तवक्को कर रहे हैं कि वो आके आपको बचाएंगे? आपको हर चीज, आपने तो उनके सामने झोली डाल दी है। आपने मुल्क उनके कदमों में रख दिया हुआ है, आपके जाने वाले इस आर्मी चीफ ने, जनरल बाजवा ने। जिस वक्त जो रिजीम चेंज थी वो अमेरिका ने नहीं करवाई थी। अमेरिका की ख्वाहिश तो थी हमेशा से। अमेरिका की तो ख्वाहिश उस वक्त भी थी जब हमें अमेरिका ने मुझे कहा था कि तुमने अगर न्यूक्लियर टेस्ट किए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, कभी नहीं करना। मगर हमने किया, लेकिन हमने कोई लड़ाई नहीं की थी उससे। हमने अपने, क्योंकि हमने कौमी नेशनल मफादात पे काम करना था। लेकिन इस बंदे ने तो उठा के पाकिस्तान, पूरा के पारा पाकिस्तान उनके सामने रख दिया, अमेरिका के सामने।
तो अब ये तो IMF क्या, इस वक्त वो जो मर्जी चाहे शर्तें रख दे तो इनको कबूल करनी पड़ेंगी। लेकिन सवाल ये है, क्या हमारे अवाम करेंगे? आज अवाम के लिए चैलेंज है, उन्हें देखना ये है कि क्या ये मुल्क जो है, जिसको कायदे आजम ने और अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियात के तस्वर के मुताबिक जो वजूद में आया था, क्या उस पाकिस्तान को इस किस्म के लोग जो हैं, जनरल बाजवा जैसे लोग, राहील जैसे लोग, कियानी जैसे लोग, क्या इन लोगों की जो करतूत हैं उनके जरिए से इस कौम को और इस पूरी ममलकत को तबाह होने देंगे अवाम? ये सोचने की बात है, आज सबके लिए सोचने की बात है। एक इधर इधर ही पॉइंट ऐड कीजिएगा सर, इस वक्त क्या पाकिस्तान की कोई फॉरेन पॉलिसी एग्जिस्ट कर रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी सर लगातार यूरोप के, स्विट्जरलैंड के, अमेरिका के सर चक्कर पे चक्कर लगाए जा रहे हैं। कोई समझ नहीं आ रही फॉरेन पॉलिसी क्या है, कोई समझ नहीं आ रही बात करने क्या जा रहे हैं, क्या लेकर आ रहे हैं, क्या आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं वहां पर जाकर। सिर्फ कभी इधर चार्ज जा रहा है, कभी उधर चार्ज जा रहा है। देखिए, फॉरेन पॉलिसी होती क्या है? फॉरेन पॉलिसी कोई उस किस्म की पॉलिसी नहीं होती जिस तरह इंपोर्ट पॉलिसी बनती है, स्टेट बैंक की पॉलिसी होती है। फॉरेन पॉलिसी कोई लिखा हुआ मैन्युस्क्रिप्ट नहीं होता। फॉरेन पॉलिसी एक अनरिटन पॉलिसी होती है, और इसका जो सम टोटल होता है, जो मजमुआ होता है, वो सिर्फ एक है, नेशनल इंटरेस्ट। अगर आपके कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है, उन कौमी मफादात का जिनके जरिए से आपकी आज़ादी महफूज है, आपकी आपका इस्तेहकाम, आपकी खुशहाली, तो फिर तो फॉरेन पॉलिसी है। अगर वो नहीं है तो आपकी फॉरेन पॉलिसी कोई नहीं है। तो इस वक्त तो ना आपके पास आज़ादी है, ना आपके पास इस्तेहकाम है, ना एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, खाने को रोटी नहीं मिल रही, लोगों को यानी गाड़ियों में पेट्रोल नहीं मिल रहा। ये क्या चीज, ये इसको आप कह सकते हैं कि ये फॉरेन पॉलिसी? कहाँ फॉरेन पॉलिसी? मजाक है। ये जो बाकी दौरे हैं, अरे भाई, एक जमाना होता था, दौरे करने वाले मार्को पोलो टाइप जो होते थे, उस उन दौरों का कोई मकसद हुआ करता था। मार्को पोलो भी जब निकलता था, वो दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए जाता था। लेकिन ये जो दौरे हैं, ये सब मतलबी दौरे हैं। इसको एक दुनिया में यानी फेमिलियराइज कराने के लिए, इसको अगला हमारा जो है ना, इस कौम को जिसको पोजेस किया हुआ है, हॉन्टेड कौम को, इसका ये जो छोटे छोटे जिन्न पैदा हो गए हैं, तो ये अब जाके दुनिया में अपनी फेमिलियर को कर रहे हैं। 22 करोड़ लोग, 25 करोड़ लोग, ये उनको हॉस्टेज बना के रखा हुआ है इन चंद लोगों ने। 2 हुक्मरान समझ लीजिए, 3 हुक्मरान समझ लें, ये कितने होंगे? 50-60 बंदे होंगे ये, जिन्होंने पूरी 25 करोड़ लोगों को हॉस्टेज बना के रखा है। और वो सिर्फ इस वजह से, सिर्फ इस वजह से कि इस किस्म की जो, जिस किस्म का रोल फौज अदा करती है, उसकी वजह से इनको ये कुव्वत मिली है। वरना अवाम कभी भी इजाजत ना दें इन लोगों को। शमशाद साहब, एक दिन के अंदर पता चल जाएगा इनकी असलियत का, शमशाद अगर साहब, ये फौज जो है अपना रोल सही अदा करे। मेहरबानी एक बात बताएं सर, इस अवाम में फिर ये शाऊर क्यों नहीं आ रहा? इनकी शाऊरी सतह सर बुलंद क्यों नहीं हो रही? हम देख रहे हैं कि सर दुनिया भर में एजिटेशन होती हैं। आप पेरू की मिसाल ले लें सर, वहां पर भी इसी तरह की रिजीम चेंज हुई, लोग अभी तक सड़कों पर हैं। दुनिया भर में लोग एजिटेट करते हैं, सड़कें ब्लॉक कर देते हैं, एहतजाज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। यहाँ पर सर खामोशी है, और महंगा तेल भी खरीद रहे हैं, बच्चे मरते हुए देख रहे हैं, स्कूल की फी अदा नहीं कर सकते, बट देख रहे हैं सर। अब ये तो मैं, अवाम से सवाल कीजिए, मैं क्या करूं मैं। लेकिन अब अवाम जो है वो बहुत इस वक्त परेशानी की हालत में है, बस इतना मैं कह सकता हूं, और कुछ नहीं। शमशाद साहब, बाकी वो मजबूरियां भी हैं, जो भी हो सकता है। हम एक बात ये भी है, देखिए, इंडिया में ये बात नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान के हालात किसी हद तक बिल्कुल एक जैसे थे। जब हम आज़ाद हुए, वो भी, उसने भी 100 साल से ज्यादा का कॉलोनियल पीरियड देखा था। लेकिन फर्क था इंडिया का और पाकिस्तान का। इंडिया जब आजाद हुआ तो उसके पास 100 साल का एक सियासी तजर्बा था, जो पाकिस्तान के जो सूबे थे उनके पास नहीं था। क्योंकि अंग्रेजों ने जो पॉलिटिकल प्रोसेस किया था इंडिया के अंदर, वो पाकिस्तान में जो सूबे थे वहां नहीं हुआ था। न पंजाब में, न सिंध में, न फ्रंटियर में, न बलोचिस्तान में। क्योंकि फ्रंटियर और बलोचिस्तान में अंग्रेज मिलिट्री कैंपेन्स कर रहे थे, अपने जो फौजी हमले करते थे। और पंजाब और सिंध में उनको वडेरेज मिल गए थे, मुलाजम जो थे ना, जो उनकी नौकरशाही करते थे और उनसे जमीनें लेते थे और वडेराशाही शुरू कर दी थी। तो यहाँ पर वो सियासी कल्चर पैदा ही नहीं हुआ था।
इंडिया में हुआ तो इस वजह से इंडिया पैदा होते ही उसने बाकायदा अपना आइन भी बना लिया, उसने इस्लाहात भी कर ली, जमहूरियत आ गई। और हर साल 4 साल बाद 5 साल बाद उनके बाकायदा उस आइन के मुताबिक इंतखाबात होते हैं। फौज अपने बिल्कुल जिस तरह दुनिया में फौज होती है वो किरदार करती है। फौज वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ताबे होती है और बाकायदा एक सेक्रेटरी डिफेंस आर्मी चीफ उसके अंडर होता है। और कभी उनके बेचारों को देखिए, उनके पास 2-2 कमरों के फ्लैट हैं। यहाँ आप जाके कोर कमांडर का घर देख लीजिए कि वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो सदर है उससे भी जबरदस्त किस्म की वो उसकी घर होगा। तो ये चीजें हमने पैदा कर दिए कि जो फौज को हमने एक अवलीन इतनी दे दी हैसियत। वो खैर मैं हमेशा सपोर्ट करता था, मैं कहता था पाकिस्तान इस फौज के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि हमें इंडिया की तरफ से एक बाकायदा हमारे वजूद को खतरा था। अब वो खतरा नहीं है, अब वो खतरा बिल्कुल नहीं है। मैं इस वजह से अब इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि द सूनर द बेटर। हमें फौज को बिल्कुल उस तरीके से उस साइज पे लाना होगा जिस तरीके से इंडिया ने अपनी फौज रखी हुई है। बस हम इन न्यूक्लियर में बराबर हैं, बाकी हमें बराबरी की जरूरत नहीं है। हमें कोई इंडिया के साथ बराबरी नहीं करनी, वो 10 गुना बड़ा मुल्क है। लेकिन हमने अपनी दिफा के लिए इतनी फौज रखनी है, वो वही है कि आधी से फौज हमें कम करनी होगी। और बाकी हमारी फौज टेक्नोलॉजिकली पढ़े लिखे लोग हैं। अब वो जर्नैल पहले तो एफए पास जाते थे, अब तो बाकायदा जर्नैल भी बहुत पढ़े लिखे हो गए। तो इनको इस्तेमाल हमें करना है कौमी तरक्की की खातर, प्रोग्रेस डेवलपमेंट की खातर, सेहत की खातर। जो ऐसे काम हैं पाकिस्तान में जो फौज कर सकती है, उस तरफ हमें फौज को लगा के करने की बात है। ये द सूनर द बेटर ये करना होगा। और फौज को वॉलंटियर करना होगा आगे बढ़कर के। हम अब हमारा रोल पीस टाइम रोल ये है, हम सिर्फ जंग के लिए नहीं तैयार। जंगें अब नहीं होती हैं, अब जंगों को बात खत्म कर दीजिए। अब अमन का वक्त आ गया है। और जिस तरह अब नया लीडर जो है, ये पुराने लीडरों को तो अब आप ये समझिए कि ये तो पाकिस्तान के अवाम की का जहां तक ताल्लुक है, वो तो ये जो पिछले 70 साल यानी ज़िया के बाद के जो सियासतदान हैं, उनको तो दफा कर दीजिए। वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में उनका नाम नहीं होगा जिस किस्म के सियासतदान। मैं अगले दिन भी देख रहा था, एक सियासतदान जो आजकल लीडर ऑफ अपोजिशन पर है, वो अंग्रेजी के 2 लफ्ज भी नहीं पढ़ सकता वो बंदा। और राजा रियाज नामी नाम का बंदा है। वो बताइए, वो अगर इस कौम की पार्लियामेंट की तर्जुमानी करता हो, यार खुदा का खौफ करें। ये क्या हो गया इस कौम को? हमने अपने आप को बेवकूफ बनाया है या दुनिया को बेवकूफ बनाना चाहते हैं? हमने तो अपने आप को एक मजाक बना के जोक बना दिया है, दुनिया में तमाशा बन गए हैं। वन वन लास्ट कमेंट शमशाद साहब, हमारे पास 2 मिनट है, जो टाइम भी हमारा खत्म होने वाला है। सिर्फ ये बता दीजिएगा कि सर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, जो इंसानी हुकूक की सर पामाली की जा रही है, इन चीजों को सेफगार्ड करना सर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कर सकता है, और उसको डिफाइन करती है पाकिस्तान की जुडिशरी। तो क्या समझते हैं आप पाकिस्तान की जुडिशरी आजादाना तौर पर काम कर रही है इस वक्त? मैं सौरभ आज अपने पुराने कपड़े देख रहा था, तो मेरे पास वो एक शर्ट मिली जिसपे लिखा हुआ है रिस्टोर जुडिशरी। मैं चूंकि मुशर्रफ के खिलाफ जब तहरीक चलाई थी वकला की, तो उसमें हमने वो कमीजें मैंने बनवा कर सैकड़ों मैंने तकसीम की थी, तो मेरे पास भी अभी तक वो पड़ी हुई है। तो जुडिशरी जो होती है वो किसी भी कौम की आज़ादी की रखवाली होती है। वो कहने को तो फौज होती है ना, फौज का तो मकसद आज़ादी को बैरूनी जारहियत के सिलसिले में होता है। लेकिन अंदर मुल्क के अंदर जो है, जो लोगों की आज़ादी है, उसका तहफ़्फ़ुज़ जो अदलिया करती है। लेकिन अदलिया भी हमारी पहले दिन से ही, आप जस्टिस मुनीर से शुरू होता है इसका रोल, और बतवातर कभी भी इस किस्म की बातें नहीं हुई। अब तक कि इस वक्त भी जब मुशर्रफ ने जब चीफ जस्टिस को किया था, अब तो बंदा सोचता है कि जो वाकई वो शायद वो ठीक ही था, मुशर्रफ का जो इकदाम था। लेकिन हम तो उस वक्त जुडिशरी को एक बाकायदा जुडिशरी असर जुडिशरी समझ के बाहर सड़कों पर आए थे, और हमने फिर वो पूरी मूवमेंट कामयाबी भी दिलाई थी उसको। लेकिन मैं वही कहता हूं कि क्या जुडिशरी में वो कोई जाहल लोग तो नहीं है? वो तो सियासतदानों की तरह के तो लोग नहीं हैं, तो पढ़े लिखे लोग हैं और बड़े अच्छे जज हैं जिनको मैं अच्छी तरह मैं जानता हूं, बड़े काबिल लोग हैं। मुझे अफसोस होता है कि वो सिर्फ हुक्मरान नहीं है, यानी फैसले करते वक्त जो इस कौमी कॉजेस के लिए
तो वो ऑर्डर्स लेते हैं ऊपर से। ये कहाँ की बात है? तो अभी जो अवामों पर जुल्म हो रहा है, जिस तरीके से मीडिया की आजादियां सल्ब की जा रही हैं, जिस तरह ये अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है, क्या ये हम इस तरह के बातें कभी कभी किसी और तारीख में मैंने नहीं देखा इस तरह होता हुआ। ये पाकिस्तान में सब कुछ हुआ है। ये मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूं कि अब भी अभी चाहे फौज का क्या रोल होता है क्या नहीं होता, लेकिन कम से कम जुडिशरी का फर्ज बनता है कि वो लोगों की आजादी जो होती है, बोलने का हक, आजादी इजहार राय, इसका तहफ़्फ़ुज़ करे। और मीडिया जो है सही मानों में आजाद होना चाहिए। ये नहीं कि भी ये खबर छपेगी, ये नहीं छपेगी, इसको क्रिटिसाइज करना है, इसको नहीं करना। पब्लिक लाइफ में क्रिटिसाइज करने का हक हर किसी को होता है। तो ये जो है, ये सब चीजें वहां होता है जहां पे रूल ऑफ लॉ होता है। असल बात मैं ये कहना चाहता था कि चूंकि हमारे यहाँ इदारे बन नहीं सके, हमारे यहाँ देखा जाए पार्लियामेंट आपको कहीं नजर आती है सिवाय एक बिल्डिंग के। वो बिल्डिंग भी एक आमर ने, जिया ने बना के दी थी, और जिया ने बड़े होशियारी से उनकी कुर्सियां भी ऐसी बनाई थी पार्लियामेंट में। वरना ब्रिटिश कॉमन हाउस ऑफ कॉमन में जाए, लकड़ी की कुर्सियां स्ट्रेट, जहां ऐसे बैठ के बैठते हैं, वो सोफे बनाए हैं जो ऐसे ऐसे घूमते हैं ना। तो वो मकसद ही उसका ये था कि ये दो चार झटके खाएंगे ना, सो जाएंगे। तो वो सुलाने के लिए उस जियाउल हक ने आपकी पार्लियामेंट बनाई। तो पार्लियामेंट का तो रोल समझ लीजिए कि पार्लियामेंट है ही नहीं। अगर हैं भी लोग, अनपढ़ लोग हैं, जिनको ये नहीं पता कि कौमी मुफाद है क्या, उनको ये भी नहीं पता कि स्ट्रेटेजिक मामलात होते क्या हैं, उनको ये भी नहीं पता कि यानी पाकिस्तान के जो और हमारे चैलेंजेस क्या हैं। तो मकसद मेरा कहने का है, पार्लियामेंट एक तरफ नहीं, और अदलिया का वजूद उस वक्त होता है जब फैसले आजाद होते हैं। वो अब जब वो अदलिया अब कुछ जागती नजर आ रही है, मुझे लगता है, मुझे बड़ी खुशी हुई आज अदालत का एक फैसला सुन देखकर कि पंजाब में इलेक्शन हो रहे हैं। मैं हैरान रह गया, सबसे बड़ी बात कि इलेक्शन कमीशन ने, वो कहते हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते क्योंकि दहशतगर्दी का खतरा है। अरे भाई, जो आयन होता है उसका इतलाक किसी मौसम पर नहीं होता कि वो मौसम सरमा में होगा या मौसम गर्मा में होगा, या बारिश होगी या धूप निकली होगी, या बाहर से कोई बाहर से खतरा होगा। अरे भाई, वो खतरे हैं, वो फौज का काम है, लेट देम हैंडल विद इट। तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है? तुमने इंतखाबात करवाने हैं, आइन के तहत ये है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं, वो होने चाहिए। तो मैं ये कहता हूं कि अगर हमारे इदारे काम करना शुरू कर दें तो ये कभी किसी को जरूरत ना हो आइन के साथ लिबर्टी लेने की। आज ये है। शुक्रिया, आज शुक्रिया सर, हमारा टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपने एक दफा फिर वक्त दिया सर, थैंक यू।